हेलो वीवर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्या इंडो यूएस जो रिलेशन जिस तरीके से इमर्ज हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, और पिछले 2014 से अगर हम देखें तो 2023 तक उन्होंने 5-6 जो है यात्राएं अमेरिका की हैं, और हर बार जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका में बढ़ता गया है, भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटजिक अलाइज हैं के तौर पे जो रिलेशन उभरे हैं, क्या उसको एक एंटी इंडिया लॉबी डिरेल करना चाहती है? वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो इंडिया और यूएस के रिलेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम इल्हाम ओमर के बारे में भी जानेंगे कि वो एंटी इंडिया इंस्टेंस क्यों रखती हैं, उनका इंस्टांस जो है वो एंटी इंडिया क्यों रहता है। फिर जिस तरीके से पहले खबर उनकी आई, उसके बाद फिर 70 सेनेटर्स की के बारे में रिपोर्ट आने लगी कि वो भी जो है एक लेटर लिखा है उन्होंने जो बाइडन को, जिसमें उन्होंने कुछ विशेष मुद्दों को उठाने की चर्चा की, जिन पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब प्रश्न हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और उस जवाब के क्या गूढ़ अर्थ हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। और क्या वास्तव में इंडिया में पॉलिटिकल स्पेस कम हो रहा है? क्या सिविल सोसाइटीज की जो फ्रीडम है वो कम की जा रही है, कर्टेल की जा रही है? क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का व्यवहार भारत में हो रहा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं माइनॉरिटीज के, एथनिक जो माइनॉरिटीज हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए संविधान में किस तरीके के प्रोविजंस हैं? उन सभी विषयों पर हम चर्चा चल रहे हैं इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें। छोटा सा वीडियो है लेकिन हम सभी महत्वपूर्ण चीजों को उठाएंगे। एक्चुअल में ये पूरा विवाद तब बनता उभरा जब इल्हाम ओमर ने एक ट्वीट किया यूएस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के पूर्व, कि जब वो भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उस समय इल्हाम ओहन जो है उन्होंने कहा कि वो सीनेट में जब जो अमेरिकन कांग्रेस को जो वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो उसका बाइकाट करेंगी। और उसके बाद फिर एक डेलीगेशन था 70 जिसमें सीनेटर्स थे और रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिकन कांग्रेस के। उन्होंने ये कहा कि इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद बराक ओबामा का सीएनएन को दिया हुआ एक इंटरव्यू आ जाता है, और वो इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको समझने की आवश्यकता है कि ओबामा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ओबामा के इस इंटरव्यू के बाद इंडो यूएस रिलेशन में जो अचीवमेंट हुए, जिस तरीके के एग्रीमेंट हुए, जिस तरीके के डाइवर्सिफाइड रिलेशंस उभर करके आए और उनकी फाउंडेशन फर्दर इंप्रूव हुई और उसको और वाइडर किया गया, वो कहीं ना कहीं फोकस जो है मीडिया का इंटरनेशनल एरेना मीडिया में वो चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, क्योंकि बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और उन्होंने कहा कि अगर भारत में इसी तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो है उनके अधिकारों का हनन होता रहा और उनको अपहेल्ड नहीं किया गया, उनकी रक्षा नहीं की गई, उनको सुरक्षित नहीं किया गया, तो भारत जो है पुल अपार्ट कर सकता है। और ये पुल अपार्ट क्या है? पुल अपार्ट का मतलब उनका है कि भारत जो है कई टुकड़े में बंट सकता है। यानी जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर इसी तरीके का रिलीजियस या एथनिक माइनॉरिटीज के जो राइट को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो भारत एक बार टूट सकता है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और इसलिए इसका महत्व बहुत हो जाता है कि बराक ओबामा ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि भारत में निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, विश्व के सभी देशों में माइनॉरिटीज के साथ, मेजॉरिटी के साथ, या उनके एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके साथ, लिंग्विस्टिक्स जो माइनॉरिटीज हैं, बहुत सारे प्रश्न विभिन्न देशों में रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। यूरोप के अपने इक्वेशंस हैं, अपने क्वेश्चंस हैं, अपने केमिस्ट्री है। अमेरिका के अंदर भी जो है एक नस्लीय भेदभाव का पूरा एक इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत को टारगेट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या इसके पीछे कोई एंटी इंडिया लॉबी जो है वर्क कर रही है? ये बहुत देखने की आवश्यकता है। और फिर ओबामा ने ये जो एम्फेसाइज किया, उन्होंने कहा कि जो आर्थिक तरक्की है, जो आर्थिक सफलता भारत की है, वो तभी बरकरार रह सकती है जब अक्रॉस फेथ और कम्युनिटी लाइन जो है हम लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। और इसके लिए वो लगातार भारत को चेता रहे हैं। जब से वो प्रेसिडेंट थे उस समय से वो इस काम की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि बिडेन प्रशासन जो है जब वो इस विषय पर बात करेंगे तो उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस विषय पर ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। हालांकि जो बिडेन ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी भेंट व्हाइट हाउस में हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया यूएस रिलेशन में, लेकिन इसके बावजूद जो बिडेन ने भारत के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं किया डिस्पाइट ऑफ ह्यूज प्रेशर फ्रॉम इंटरनल मैटर। जो इंटरनल साइड से जो प्रेशर आ रहा था इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जब तक अब यानी बराक ओबामा ने कहा कि अगर यूएस प्रेसिडेंट जब भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उन्हें मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करनी चाहिए, उनके प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। और जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की वो बड़ी कन्फ्लिक्टिंग है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इन्हें हिंदू मेजॉरिटी, यानी बहुसंख्यक हिंदुओं को मुस्लिम अल्पसंख्यक से कैसे, यानी मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिंदू बहुसंख्यकों से कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, इस तरीके का जो उन्होंने मेंशनिंग करी है, निश्चित रूप से वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कटु आलोचना है और जिसके एक भारतवासी होने के नाते सभी को निंदा करनी चाहिए। और वो जिस प्रकार से ट्विटर पर और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वो उनको इसके लिए जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से रहा। तो हम ये इशू आया क्यों, ये इसके पीछे के कारण क्या हैं, क्या वो वजह है जिसके चलते भारत के पीछे इस तरीके की बात उठाई जा रही है? क्या वाकई में भारत में सोशल जो सिविल सोसाइटीज हैं उनका क्षेत्र घट रहा है? क्या बीबीसी की जो रिपोर्ट एक आई थी उसके चलते ये आलोचनाएं हो रही हैं? क्या जो वेस्ट है वो भारत की जो आर्थिक उन्नति हुई है वो पचा नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या वेस्ट भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है यूक्रेन वार में पूरी तरीके से अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, ताकि भारत को रूस से अलग किया जा सके? लेकिन ये एक विषय है जिस पर विभिन्न प्रकार से चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रयास रहा है जिसने भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करने का प्रयास तो किया ही है। हालांकि जो बिडेन ने अपने नेतृत्व में, लीडरशिप में उस नुकसान को होने नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है इस पूरे मैटर से उभर करके सामने आए और भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए सेट कर दिया है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनको तथाकथित रूप से माना जाता है कि इंडिपेंडेंट हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट हैं, क्या वो ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि भारत में पॉलिटिकल स्पेस घटा है? देखिए, कुछ घटनाएं निश्चित रूप से हो सकती हैं, किसी भी लोकतंत्र में हो सकती हैं, लेकिन क्या भारतीय लोकतंत्र में विधि का शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या भारत में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट्स नहीं है जो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट करते रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस, निश्चित रूप से रिलीजियस इंटॉलरेंस की कुछ घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन 142 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में, जहां पर 142 करोड़ लोग रहते हो, उस देश में अगर कुछ छुटपुट घटनाएं रिलीजियस इंटॉलरेंस की आती हैं तो क्या उसे भारत के साथ जोड़ करके देखा जाना उचित और न्यायोचित होगा? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर जो तरह तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, ये वेस्टर्न एनजीओज हैं और इन एनजीओज पर मोदी सरकार ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नियंत्रण स्थापित किया है, क्योंकि ये देश के विकास को प्रभावित करते रहे, देश में कानून व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न करते रहे, जिसके चलते ये एनजीओज भी भारत विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि कई बार इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रेस को अपने जो डेलीगेशन था उसने जो बाइडेन को जो अपना लेटर दिया है उसमें प्रेस की रैंकिंग का हवाला दिया गया है, रिलीजियस फ्रीडम का हवाला दिया गया है। अगर हम प्रेस की ही बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2023 का, वो 2023 की अगर फ्रीडम इंडेक्स देखा जाए तो इंडिया की रैंक इन्होंने कितनी रखी है? 161st रखी है। और ये इंडिया की रैंक जो है 2016 से लगातार घट रही है। ये चीज ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट को थोड़ा सा वाइडर स्कोप में देखें कि जब 2013 में मनमोहन जी की सरकार थी तो उस समय इंडिया की रैंक कितनी थी? 140 थी। आज वर्तमान में भारत की जो रैंक है 2023 में 161 है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 161 आ रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस पाकिस्तान की तुलना में अधिक है? और अगर
ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान की रैंक 150 कैसे आ सकती है? यहां तक कि अफगानिस्तान की रैंक 152 है 2023 में। यानी इंडिया की रिलीजियस इंटॉलरेंस पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अफगानिस्तान जैसे देशों से भी ज्यादा है। ये स्वीकार्य नहीं है। इस पर निश्चित रूप से भारत को बोल्डली बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो हैं बायस्ड हैं। ये पूरी तरीके से भारत की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है। और अगर हम देखें तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो 2023 की रिपोर्ट है, उसमें भी इंडिया को जो है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा गया है। पर्टिकुलर कंसर्न में रखना, जिसका भारत के विदेश मंत्रालय ने रिजेक्ट भी किया और जवाब भी दिया है। भारत के विदेश मंत्री जी ने, एस जयशंकर जी ने भी बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में जवाब दिए। लेकिन ये निरंतर ये प्रयास भारत की छवि को क्यों धूमिल किया जा रहा है? जब भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत एक सैन्य शक्ति के ऊपर उभर रहा है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति पावर है अगर वर्ल्ड पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। एक ऐसे और अमेरिका जो है भारत के साथ, अगर आप देखें तो क्वाड के साथ भारत के सहयोग कर रहा है। चाइना को रोकने के लिए वो भारत का सहयोग चाहता है, फिर अमेरिका से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो ये एक चीज ध्यान रखने की है कि भारत का संविधान सभी को गारंटी देता है और ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को प्राप्त है, जो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी निर्जाति के हैं, रेस के हैं, उन सभी को ये मिला हुआ है। और प्रेस की फ्रीडम को भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है फंडामेंटल राइट भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था जिसमें प्रेस फ्रीडम को जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया। लेकिन आर्टिकल 19(1) जो है, इसका सब क्लास 1 जो है, वो उसके आधार पर प्रेस फ्रीडम को फंडामेंटल राइट माना गया है। और इसमें 1950s में ही जो है रोमेश थापर एक केस हुआ है, रोमेश थापर वर्सेस मद्रास का। उस केस में इंडिया में प्रेस स्वतंत्रता को भारतीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग माना गया है। इसी तरीके से अगर हम रिलीजियस फ्रीडम की बात करें तो रिलीजियस फ्रीडम में भी आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। फिर आर्टिकल 29 और 30 में जो है उनको विशेष उनके इंटरेस्ट जो है माइनॉरिटीज के, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है राइट दिए गए हैं। वो अपनी संस्थाएं चला सकते हैं, एजुकेशनल संस्थाएं चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, सभी को अधिकार प्रदान करता है, सभी को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से प्रदान करता है। और इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि भारत जो है एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमारे रगों में दौड़ता है। यानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी में वो किस पर डिपेंड करता है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा मूल मंत्र है हमारी सरकार का। और उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रेसिडेंट बिडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमारी आत्मा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाब में कहा एक प्रश्न के उत्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्होंने कहा डेमोक्रेसी हमारी रगों में बहती है, हम डेमोक्रेसी को जीते हैं, डेमोक्रेसी को जीते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो फोरफादर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने संविधान को गढ़ा और रचा, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट हमारे सरकार के नागरिकों के तय करता है कि किस हमारा जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो है दिशा देता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेते हैं और हम डिलीवर करते हैं। और जो डिलीवर करने का मकसद क्या है, इसका अर्थ यह है कि हम कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन में कोई भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ जब डिलीवरी करते हैं तो नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया है। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।